हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पिछले एक साल के जो करंट अफेयर्स हैं HCS प्रीलिम्स के लिए वो सारे के सारे कवर कर रहे हैं। आज आपका ओवरऑल डे नंबर 25 है, जिसके अंदर हम समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस का लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे। इससे पहले मैंने समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के 2 लेक्चर्स ले लिए हैं, जिसने नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है, जिसने नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकता है। तो अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की जो ऐप है उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको HCS प्रीलिम्स के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन में जाके आप PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। इन द सेम वे जो भी बच्चे आने वाले HCS का जो एग्ज़ाम है उसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने फाउंडेशन कोर्स को भी लॉन्च किया है। उनकी स्टेट स्पेसिफिक जो GK है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो है वहाँ पर अवेलेबल रहता है, आप जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस से। जो सबसे पहली आपकी न्यूज़ है समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड, दैट इज़ रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आपको पता ही होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो हर मंथ चेंज होती रहती है। तो 2021 के अगस्त के मंथ में उनकी जो प्रेसिडेंटशिप है वो हमारे पास थी, और ये अब तक की हमारे पास सबसे पहली प्रेसिडेंटशिप है। इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनके अंडर भी ये सबसे पहली प्रेसिडेंटशिप है। अगर मैं बात करूं कि क्या इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, तो यहाँ पर इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स में आता है। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर्स की इन्होंने अभी जो इंडिया का टेन्योर है वो अभी रिसेंटली ही शुरू हुआ है, जो कि जनवरी 2021 के अंदर शुरू हुआ था। दैट मीन्स 2 सालों के लिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप है वो इंडिया के पास रहने वाली है। अगर मैं इसी के ही बेसिक्स के बारे में बात करूं तो जैसा कि आपको पता है यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स हैं, जिसमें से एक सिक्योरिटी काउंसिल भी है। अब इसकी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है। दैट मीन्स अगर कोई भी चीज़ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पास करनी हो, तो अगर इन 5 के 5 मेंबर्स में से अगर किसी ने वीटो कर लिया है तो वो चीज़ पास नहीं मानी जाती। और वो 5 मेंबर्स कौन कौन से हैं? चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, UK हो गया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। दैट मीन्स हमारा जो इंडिया है वो अभी जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है उनकी लिस्ट में आता है। तो अगर मैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स की यहाँ पर बात करूँ तो हर 2 साल बाद 5 मेंबर्स को यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है। और वो 5 मेंबर्स कौन इलेक्ट करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक और ऑर्गन है, जिसको हम वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम होता क्या है, तो हमारे जितने भी अभी ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं उसमें उसको एक तरह से डील करने के लिए या फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पीस को बनाए रखने के लिए ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट। आपने याद रखना है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट जो है उसके बारे में पढ़ाया था। वो जो समिट है वो टीरी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, टीरी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करता है। लेकिन यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि इस समिट में होता क्या है, तो अगेन जितनी भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको सस्टेनेबल इशूज़ के साथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ लेकर चलना पड़ता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर नया कोई भी प्रोजेक्ट आया है उसके अंदर इन्वायरमेंट का भी उतना ही ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये जो समिट्स हैं इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो इसकी एक पर्टिकुलर थीम भी थी, अगर आप याद कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन एक बार अगर रीड कर लोगे तो आप वहां पर एग्जाम के अंदर इस चीज को पहचान पाओगे। जैसे कि क्या थीम थी? शेपिंग एन इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, तो ये एक स्विट्जरलैंड की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका की हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही लोकेटेड है। तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1971 में बनाई गई थी। इसका आपने हेडक्वार्टर्स याद रखना है, कई बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में। तो रिसेंटली इसकी अभी 21st जो मीटिंग है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की यहाँ पर मीटिंग होती है, वो अभी रिसेंटली बांग्लादेश ढाका के अंदर ऑर्गेनाइज करी गई। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में, तो जैसा कि आप जानते हैं जो भी इंडियन ओशन वाला रीजन है उसके आसपास वाली जो बॉर्डरिंग कंट्री है वो कंट्रीज सारी की सारी इस एसोसिएशन का पार्ट है।
कितनी कंट्रीज़ हैं आपने इनके बारे में याद रखना है। देखो ज़रूरी नहीं हर एक बॉर्डरिंग कंट्री जो है वो इसका पार्ट है, वो डिपेंड करता है कि उन कंट्रीज़ ने इस ट्रीटी को साइन किया है कि नहीं, तभी वो इसका मेंबर बन सकते हैं। जैसे कि अभी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अंदर टोटल 22 मेंबर हैं, जिसमें से इंडिया भी एक मेंबर है। इसके अलावा इसका जो सेक्रेटरीट है वो मॉरिशस के अंदर लोकेटेड है। इस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का काम यही है कि इंडियन ओशन के अंदर जितनी भी स्टेबिलिटी है, पीस है, सिक्योरिटी है, उसको बनाए रखना। इवन जो वाइडर इंडियन ओशन वाला रीजन है, जिसके अंदर हम ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं, इवन उस रीजन में भी ये स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी बनाने का काम करते हैं। इन द सेम वे इंडियन ओशन के ऊपर बेस्ड अलग अलग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को मिलेगी। उन सब के अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में, तो अभी रिसेंटली इसका जो 7th एडिशन है वो होकर हटा है। अगर मैं इस सिंपोजियम के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो नेवीज़ हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं और इंडियन ओशन वाले रीजन के अंदर स्टेबिलिटी बनाने का काम करती हैं। जो पिछले वाला था उसके अंदर कंट्रीज़ के अलग अलग जो डेलीगेट्स वगैरह हैं वो आते हैं। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि उन कंट्रीज़ की इंडियन नेवी, आर्मी या एयरफोर्स ही आएंगी। दैट मीन्स वहाँ पे वो कंट्री जो है उनके अलग अलग डेलीगेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर मैं इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में बात करूँ तो ये एक बाई एनुअल इवेंट है। दैट मीन्स हर 2 साल बाद होता है और इसके अंदर जो भी कंट्रीज़ हैं उनकी नेवीज़ पार्टिसिपेट करती हैं ताकि इंडियन ओशन वाले रीजन में यहाँ पर स्टेबिलिटी बनाए रखी जा सके। तो अगर मैं बात करूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी कितने मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर 24 मेंबर्स इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा 8 ऑब्जर्वर नेशंस जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। इंडियन नेवल सिंपोजियम को यहाँ पर 2008 के अंदर बनाया गया था। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम को यहाँ पर 2008 के अंदर बनाया गया था। और जैसा कि यहाँ पे इंडियन नेवीज वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कि सुनामी हो गया है ना, फ्लड्स वगैरह आती हैं, तो वहाँ पे ह्यूमन असिस्टेंस भी प्रोवाइड करने का ये काम करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आपने याद रखना है। इन द सेम वे एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन ओशन के ऊपर बेस्ड है, जिसका नाम है इंडियन ओशन कमीशन। तो ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1984 में बनाई गई थी। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडियन ओशन वाले रीजन के सारे मेंबर्स यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं हैं। सिर्फ जो आपका वेस्टर्न इंडियन ओशन वाला रीजन है उसमें कुछ जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो इसका मेंबर्स हैं। कौन कौन सी आइलैंड कंट्री, जैसे सेशल्स हो गया, कमोरोस हो गया, रीयूनियन आइलैंड हो गया जो कि फ्रांस का है, मॉरिशस हो गया, मेडागास्कर हो गया, ये पाँचों की 5 जो कंट्रीज़ हैं वो इंडियन ओशन कमीशन का मेंबर है। तो आपने ध्यान रखना है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इससे पहले जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हमने पढ़ी हैं उन दोनों का इंडिया मेंबर है। ठीक है, आपने इन चीज़ों के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि 3rd गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव को अभी ऑर्गेनाइज किया गया था। अगेन इसके अंदर कुछ जो इंडियन ओशन रीजन की जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस इवेंट को हमारी जो इंडियन नेवी है वो ऑर्गेनाइज करती है। अगेन इसका काम भी वही है कि इंडियन ओशन वाले रीजन में यहाँ पे पीस सिक्योरिटी को बनाए रखना। तो यहाँ पे पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखने का काम जो है वो गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वाड समिट के बारे में। तो अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो पिछले ही महीने क्वाड की यहाँ पे टोक्यो जापान के अंदर समिट जो है वो ऑर्गेनाइज करी गई थी। लेकिन इससे पहले भी पूरा 1 साल क्वाड जो है वो न्यूज़ में था। ठीक है, इससे पहले भी इनकी एक वर्चुअल समिट हुई थी जो कि USA ने होस्ट करी थी। अगर मैं यहाँ पर क्वाड के बारे में बात करूँ, दैट इज़ 4 नेशंस का ये एक ग्रुप है जिसके अंदर कौन कौन से नेशंस आते हैं आपने उसके बारे में याद रखना है। दैट इज़ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA एंड जापान। तो 2007 के अंदर जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस आइडिया को एक तरह से बोला था कि भाई हाँ, यहाँ पे इन 4 कंट्रीज़ को एक साथ मिलकर क्वाड ग्रुप को बनाना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया है वो इससे बाहर निकल गया और धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया दोबारा से कभी आता था कभी जाता था और अल्टीमेटली 2017 के अंदर ऑस्ट्रेलिया जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया। इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंट्रीज़ लाई करती हैं वो एक एक्सरसाइज भी कंडक्ट करती हैं जिसको हम कहते हैं मालाबार एक्सरसाइज। इस मालाबार नेवल एक्सरसाइज के अंदर इन 4 कंट्रीज़ की जो नेवीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो अगर मैं क्वाड ग्रुप का क्या पर्पस है उसके बारे में बात करूं तो वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर स्टेबिलिटी बनाने का काम करते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि साउथ चाइना सी के अंदर जो चाइना है अपनी डोमिनेंस दिखाता है और अलग अलग चीज़ों में यहाँ पे डोमिनेंस दिखाता है, तो उस चीज़ को काउंटरैक्ट करने के लिए ये 4 कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर आई और इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया।
नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफ कनेक्ट 2.0 के बारे में, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया, जैसे कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं एंड इवन डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने मिलकर इसको कंडक्ट करवाया। इस डिफेंस कनेक्ट 2.0 का काम ये है कि हमारे जो डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर इनोवेशन और नई नई टेक्नोलॉजीज़ लाने के लिए, ताकि हमारा जो इंडिया है वो सेल्फ रिलायंट हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है बाहर से बहुत ज़्यादा आर्म्स का इंपोर्ट करता है, तो उन चीज़ों को कम करने के लिए यहाँ पे अलग अलग इनोवेशन के यहाँ पे अलग अलग जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस डेफ कनेक्ट 2.0 के टाइम पे यहाँ पे अलग अलग इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया, जैसे कि एक इनिशिएटिव था कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंट प्राइम। तो IDX प्राइम का काम ये है कि जो डिफेंस सेक्टर में नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। इन द सेम वे एक है आपका इनिशिएटिव डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, क्योंकि रिसेंटली इसका जो 6th एडिशन है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, इसीलिए इसको डिस्क 6 भी कह रहे हैं। इसका काम भी यही है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर सेल्फ रिलायंस को अचीव करना, और यहाँ पे इसका काम जैसे जो पुरानी वाली मैंने IDX प्राइम बताया आपको जिसके अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करी जाएगी, इसके अंदर स्टार्टअप्स जो हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और नए नए आइडियाज़ और जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ वो डेवलप कर रहे हैं उनके बारे में बताएंगे। इन द सेम वे इनोवेट फॉर डिफेंस इंटर्नशिप के अंदर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो यहाँ पर बच्चे हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और जितने भी नए नए इनोवेटिव तरीके हैं, टेक्नोलॉजी के नए नए तरीके हैं, ताकि हमारा जो इंडिया है वो डिफेंस सेक्टर के अंदर सेल्फ रिलायंट हो सके, उस चीज़ के लिए यहाँ पर नए नए आइडियाज़ जो हैं वो बताएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि रिसेंटली 7th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग जो है वो कंडक्ट करवाया गया। अगर मैं बात करूं कि रायसीना डायलॉग है क्या, तो सबसे पहले सिंगापुर का एक शंग्रीला डायलॉग होता था जिसके अंदर अलग अलग कंट्रीज़ के जो मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर आकर इस शंग्रीला डायलॉग में पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, इन द सेम वे उसी के बेस पे यहाँ पर इंडिया ने भी एक रायसीना डायलॉग रख दिया जो कि न्यू दिल्ली के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। सबसे पहले जो रायसीना डायलॉग है वो 2016 के अंदर कंडक्ट करवाया गया, और अभी 2022 के अंदर इसका 7th एडिशन था। तो आपने इसके एडिशन का नंबर भी याद रखना है क्योंकि एक रिसेंटली एक एग्जाम में ये पूछा गया है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो रायसीना डायलॉग है उसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इसके साथ मिलकर इस डायलॉग को ऑर्गेनाइज करते हैं। एक पर्टिकुलर थीम भी होती है हर साल की, जैसे 2022 वाली जो थीम है दैट इज टेरा नोवा इम्पैशन्ड इम्पेशेंट एंड इम्पेरिल्ड, ये इसकी थीम है, आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सीका कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो रिसेंटली हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने सीका कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट किया था जो कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज करी गई थी, और ये किसने ऑर्गेनाइज की थी? कजाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज करी थी, क्योंकि रिसेंटली इसकी जो चेयरमैनशिप है वो कजाकिस्तान के पास ही है। अगर मैं यहाँ पर सीका के बारे में बात करूँ तो सबसे पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। तो हमारा जो एशिया वाला रीजन है उसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इंटरैक्शन करवाने के लिए और एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। सबसे पहले इसका जो आइडिया है वो कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ही दिया था 1992 के अंदर। उस टाइम पे यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हो रही थी, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर सकती हैं, तो इसीलिए उनको एक अलग से ग्रुप बना देना चाहिए। अल्टीमेटली जो ग्रुप है वो 1999 के अंदर बना और उस टाइम से इंडिया भी इसका मेंबर है। इस चीज़ के बारे में आपने याद रखना है। इसकी एक पर्टिकुलर लिमिटेशन है कि जो एशिया के अंदर जो कंट्रीज लाई करती हैं वही इसका मेंबर जो है वो बन सकती हैं। ठीक है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि क्या इसके अलावा भी मेंबर्स बन सकते हैं, तो एशिया के अंदर जो कंट्रीज लाई करती हैं वही इसका परमानेंट मेंबर बन सकती हैं, लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ हैं इसके अलावा जो और कॉन्टिनेंट्स में लाई करती हैं वो इसका परमानेंट मेंबर नहीं बन सकती। हालांकि ऑब्जर्वर मेंबर्स बन सकती हैं। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आपने याद रखना है। इसका जो सेक्रेटरीट है वो भी कजाकिस्तान के अंदर ही यहाँ पर लोकेटेड है, और इस सीका के अंदर अलग अलग कंट्रीज़, एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट करते हैं। इवन यहाँ पे उनके जो हेड्स की समिट है वो हर 4 साल बाद होती है, लेकिन इनके जो फॉरेन अफेयर्स वाले जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जो समिट है हर 2 साल बाद होती है। इस चीज़ों के बारे में आपने थोड़ा बहुत याद रखना है। अभी रिसेंटली इसके 27 मेंबर्स हैं।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टॉकहोम प्लस 50 कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं 1972 के अंदर स्टॉकहोम में एक इन्वायरमेंट के ऊपर कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई गई थी। उसके जो 50 साल हैं वो 2022 के अंदर पूरे हो गए हैं। तो यहाँ पर पिछले एक साल से ये न्यूज़ में चल रही है कि इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा और अभी रिसेंटली ये जून 2 या 3 को कंडक्ट करवाई गई। किसने कंडक्ट करवाई? गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन ने मिलकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साथ इसको कंडक्ट करवाया गया और स्वीडन स्टॉकहोम के अंदर ही इसको कंडक्ट करवाया गया। इसका मेन पर्पस यही था कि जितने भी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं हम उनको ध्यान में रखते हुए इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाएंगे और यहाँ पे उन्हीं के सॉल्यूशंस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इवन जो कोविड-19 पेंडेमिक है उससे कैसे रिकवरी की जा सके तो उन चीज़ों के बारे में भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1972 की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में, ठीक है, तो उस टाइम पे 1972 के टाइम से पहले यहाँ पर जो कंट्रीज़ थी, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, तो उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट का पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी तक नहीं थे कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सके। तो सबसे पहली बार इन्वायरमेंट के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई गई वो स्टॉकहोम के अंदर 1972 में कंडक्ट करवाई गई। उस टाइम पे एक डेक्लेरेशन को साइन किया गया जिसका नाम है स्टॉकहोम डेक्लेरेशन। स्टॉकहोम डेक्लेरेशन के अंदर अल्टीमेटली था क्या? यही था कि अगर हमने कोई भी चीज़ एक तरह से बनानी है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, तो हमें इन्वायरमेंट को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो इनका काम यहाँ पर, इस डेक्लेरेशन का काम यहाँ पर यही था। और फिर धीरे धीरे इस कॉन्फ्रेंस के बाद अलग अलग जो कॉन्फ्रेंसेज हैं वो होती गई और इन्वायरमेंट के अंदर अलग अलग जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो बन गई कि कैसे हम इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, कैसे क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। जैसे पेरिस एग्रीमेंट हो गया 2015 वाला, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, यूनाइटेड नेशन जो कॉन्फ्रेंस UNFCCC हो गया, 92 वाला अर्थ समिट हो गई, है ना। तो इन सब चीज़ों से इन्वायरमेंट से रिलेटेड अलग अलग जो चीज़ें हैं वो तभी आई क्योंकि सबसे पहली बार 1972 में एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है वो कंडक्ट करवाई गई थी। तो आई होप आपको यहाँ तक जो समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। तो यहाँ तक हमारे जितने भी कॉन्फ्रेंसेज वगैरह हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसको शुरू करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।